नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे शो में बातें उत्तराखंड की। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़े हैं, तरुण जी, जो बैरीनाग उत्तराखंड से हैं। और मैं ममता सेठी, आपकी होस्ट इस शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तरुण जी के पास जाने से पहले मैं आपको उत्तराखंड अमृता देवी फाउंडेशन के बारे में एक छोटी-सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिससे पता लगेगा अमृता देवी फाउंडेशन उत्तराखंड में क्या काम करती है। जहाँ पर शास्त्रों और वेदों की रचना की गई थी और महाकाव्य महाभारत लिखा गया था। प्रकृति ने अपार सौंदर्य से नवाजा है उत्तराखंड को, जहाँ एक तरफ हम पलायन जैसे विषयों पर खेत जताने के अलावा कुछ विशेष नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ आज भी महिलाएं पहाड़ों में शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं। ऐसे में एक संस्था है जो इन महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और साथ में पर्यावरण के संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। मेरा नाम गोविंद सिंह नेगी है और मैं अमृता देवी फाउंडेशन का फाउंडर और ट्रस्टी हूँ। मैं अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव घुघुती का रहने वाला हूँ। बहुत वर्षों पहले हमारा पूरा परिवार घुघुती गांव से दिल्ली की तरफ पलायन कर गया, बट मेरा जुड़ाव हमेशा अपनी मातृभूमि के साथ रहा। मैं कई बार अपनी मातृभूमि अल्मोड़ा में और गांव में विज़िट करता था और उस विजिट के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे स्पेशली हमारी लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। इस तरह से शुरुआत हुई अमृता देवी फाउंडेशन की। अमृता देवी फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर्स अल्मोड़ा जिले में बड़थोला, हरड़ा, घुघुती, मानीला, सिनार और भिकिया सेन गांव में है। इन सेंटर्स में महिलाओं को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई जैसे कोर्सेज में प्रशिक्षित किया जाता है और इसके साथ साथ इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ये महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बात किसी के समक्ष रख सकें। अमृता देवी फाउंडेशन अपने निरंतर प्रयास से अभी तक सैकड़ों से भी अधिक महिलाओं को शिक्षित कर चुकी है और उनमें से अधिकतर महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं और आज वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर पा रही हैं। मेरा नाम दीपाली है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से हूँ और मैंने अमृता देवी फाउंडेशन से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरे चैनल का नाम है मी पहाड़ी। तो मैंने पहले बेसिक कोर्स किया अमृता देवी फाउंडेशन से, तो उसके बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में पता चला। मैंने उसमें एनरोल किया और मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, जिसके बाद कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अमृता देवी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत आसान होता है पर उस दिशा में निरंतर कार्य करना मुश्किल। लेकिन अमृता देवी फाउंडेशन की टीम ने अपनी लगातार मेहनत से ये साबित किया है कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए अगर प्रयास किए जाएं तो वे सफल होते हैं। अगर आप भी अमृता देवी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और समाज की बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे ईमेल के जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पेज से भी जुड़ सकते हैं। अगर अपनी कमाई का आप कुछ हिस्सा उत्तराखंड की महिलाओं की शिक्षा के लिए देना चाहते हैं तो नीचे लिखी नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं। अमृता देवी फाउंडेशन में हम लड़कियों व महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पे निरंतर काम करते आ रहे हैं। इसी के साथ हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। ये प्रयास हमारी विंग अमृता देवी अर्थ केयर के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इस विंग में हम वनीकरण पे काम करते हैं। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर हम ऐसे पेड़ लगाते हैं जो फल और ईंधन लकड़ी का उत्पादन करते हैं। इन प्रयासों से कुछ स्थानीय ग्रामीणों को पेड़ लगाने, उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। हमारी परियोजना के दूसरे चरण में ऊर्जा कुशल लकड़ी के चूल्हे ग्रामीणों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
ये चूल्हे ना सिर्फ खाना पकाने का एक स्वस्थ विकल्प है, अपितु ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी एक उचित कदम है। तो आइए बढ़ाइए एक कदम उत्तराखंड के अच्छे भविष्य की ओर और बनिए हिस्सा अमृता देवी फाउंडेशन का। लेट्स बिल्ड उत्तराखंड टुगेदर। तो ये थी हमारी वीडियो अमृता देवी फाउंडेशन की। जैसा कि आप सबने देखा, अमृता देवी फाउंडेशन उत्तराखंड में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम कर रही है पिछले लगातार 4 सालों से, और साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। अगर आप चाहते हैं अमृता देवी फाउंडेशन से जुड़ना और हमारे साथ जुड़ के उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए मदद करना, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज से जाके कनेक्ट कर सकते हैं, या अमृता देवी फाउंडेशन की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने शो की तरफ और स्वागत करते हैं हमारे आज की गेस्ट का। नमस्कार तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पे। तो तरुण जी, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके बारे में बहुत छोटा सा अपना दर्शकों को बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, सो दैट जो दर्शक हैं वो आपको जान सकें। जी नमस्कार आप सभी को, और सबसे पहले धन्यवाद नम्रता देवी फाउंडेशन को, जो कि एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी है कि थोड़ा सा एक्सपोजर के लिए। मेरा नाम तरुण मेहरा है और मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत सा पर्यटन स्थल है चौकोड़ी बेरीनाग, यहाँ पे रहते हैं हम फैमिली के साथ में। और बेसिकली हम लोग जो अगर अपने काम के बारे में बताएं तो माउंटेनियर तो ही हैं, लेकिन साथ में हमारा एक छोटा सा होम स्टे है और टूरिज़्म से हम लोग रिलेट करते हैं। टूरिज़्म की अलग अलग विंग्स में हम काम करते हैं, जैसे एडवेंचर टूरिज़्म है, और एडवेंचर में भी बहुत सारे चीज़ों को हम डील करते हैं। जैसे रॉक क्राफ्ट है, रॉक क्राफ्ट के अंदर क्लाइंबिंग की अलग अलग टेक्निक्स हैं, और फिर अगर हम स्नो की ओर जाएँ तो स्नो क्राफ्ट है, फिर स्नो से ऊपर जाएँ तो आइस क्राफ्ट है, और ट्री लाइन से ऊपर की बातें ये सब हैं। और अगर इससे भी ऊपर जाएं तो फिर आइस क्राफ्ट के अंदर चीज़ें आती हैं एक्सपीडिशन की, जब हम माउंटेन पीक्स को क्लाइंबिंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हम काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, और यही हमारा ऑक्यूपेशन भी है। और साथ में काफ़ी और चीज़ें एक्टिविटीज़ में हम करते हैं जो कि फ़िटनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं काफ़ी, जैसे क्लाइंबिंग तो है ही है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, उसके अलावा केबिंग है। केबिंग इस तरह की है कि अगर कोई केब है, नई केब को ढूंढना है, या अभी तक कोई उस केब में नहीं गया हुआ है तो उसको एक्सप्लोर करना है, जाके उसको लोगों के सामने लेके आना है और उसको टूरिज़्म से जोड़ना है। इस तरह का हमारा काम है। जी तरुण जी, ये सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मैं समझ पा रही हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो जो भी तरुण जी के होम स्टे में जाके एंजॉय करना चाहते हैं वो तरुण जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और तरुण जी, आई होप हम जब उत्तराखंड आएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपके होम स्टे में जरूर आके रुकेंगे बेरीनाग में। स्वागत है। और बेरीनाग मैंने देखा है, बेरीनाग बहुत सुंदर जगह है। हमने वहाँ की कई वीडियोस और काफ़ी वहाँ के जो रहने वाले हैं इन्फ्लुएंसर हैं वो डालते रहते हैं वीडियोस। तो बेरीनाग एक अच्छी जगह है जाके देखने के लिए, और वहाँ की जो ब्यूटी है जरूर वो देखनी चाहिए। तो आपने जैसे बताया तरुण जी, आप माउंटेनियरिंग करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बहुत कुछ जाके, कि आप स्नो का कह रहे हैं, आपने बोला केव्स में जाते हैं हम लोग। तो ये एक पैशन तो ऑब्वियसली है ही आपका, लेकिन आपने बताया कि ये आपका काम भी है, आप इसी से ही अपना एक जो भी है अपना इनकम सोर्स है, या आप इसी को एक पैशन की तरह आगे बढ़ाते हैं। और आपने एक होम स्टे भी खोला हुआ है, होम स्टे भी ऑब्वियसली आपका वो एक इनकम सोर्स है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे माउंटेनियरिंग करना लोगों का पैशन होता है, लोग बड़ा माउंटेनियरिंग कर नाम ले तो हम सोचते हैं कि ट्रैकिंग करनी है, एक सिंपल लैंग्वेज में यही समझ में आता है। तो आपने ये जो आपकी जर्नी थी माउंटेनियर बनने की, और ये सब इतना एक्सप्लोर आपने किया, ये मतलब कहाँ से कहानी शुरू हुई? क्या ऐसे कोई कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि आपको लगा कि मुझे आप सब एक्सप्लोर करना है और मुझे पहाड़ों पे चढ़ना है और मुझे जाके नई नई चीज़ें ढूंढनी है? ये कैसे पैशन आया आपके अंदर? और इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन के बाद ही मैंने पिछले 2 दिन में जो स्टडी करी तभी इसके आंसर को मुझे मिला है। मुझे भी पता नहीं था कि ये मैं कैसे माउंटेनियरिंग में आया हूँ।
तो थैंक्स आपके क्वेश्चन के लिए कि वो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया। पिछले करीब 12-15 साल पहले की बात है। मैं एक्चुअली मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर रहा हूँ पहले। और मुay थाई का नेशनल कोच भी हूँ, और साथ में इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल भी है मेरे पास में किक बॉक्सिंग का। तो मैं स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। अभी रूटीन जो क्लास चल रही थी उसमें एक शख्स से इंट्रोडक्शन हुआ। उनका नाम था जयंत हार्दिकर। आज से करीब 13 साल पहले की बात होगी लगभग। तो जयंत हार्दिकर एक एनआरआई हैं, अमेरिका में सेटल हैं और पूना से बिलोंग करते हैं। उनको हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लगी। वो 2-3 दिन रेगुलर आए। उसके बाद फिर जिस स्कूल में मैं सिखाता था उस स्कूल से भी मिले, और इस तरह से हमारे एक रिलेशन बने। बाद में उनके माध्यम से एक 2012 में मसूरी हैनिफल वुड स्टॉक स्कूल और हैनिफल का एक जॉइंट वेंचर है वहाँ पे। तो वहाँ पे माउंटेनियरिंग का एक छोटा सा बेसिक कोर्स जिसको ट्रैक लीडर कोर्स है वो किया था मैंने। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया कि ये क्लाइंबिंग है, रॉक पे चढ़ना है, और रैपलिंग करना है, जुमारिंग है, रोप नॉट्स क्या होते हैं किस तरह से। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया वहाँ पे, हालांकि बहुत बेसिक था। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिले कि मुझे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। फिर बेसिक कोर्स करने का टाइम आया, बेसिक कोर्स किया, और वहाँ पे मालूम चला कि अगर आपकी फ़िटनेस लेवल अच्छी नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर फिटनेस सही नहीं है और आप उसको ए ग्रेड से पास नहीं करते हो तो आपका माउंटेनियरिंग करियर वहीं पे समाप्त हो जाता है शुरू होने से पहले। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था, और टर्निंग पॉइंट भी मैं इसी को मानूंगा, क्योंकि ये फिटनेस से जुड़ी हुई चीज़ें तो अक्सर हम लोग पे मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन ये एक ऐसा कोर्स अचानक से सामने आया जहाँ पे पहले तो सुना था कि माउंटेनिंग कोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि आपको ए ग्रेड से पास करना है। आपको फिजिकली एकदम इतना टफ होना है कि ए ग्रेड से पास करना है। अगर बी आ गया तो फिर कैरियर ख़त्म। तो वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग था। कोर्स किया, बहुत अच्छे तरीके से कोर्स हो गया और ए ग्रेड से पास हो गया। फिर इंटरेस्ट और बढ़ गया कि क्यों ना हम अगला भी कर लें, अगला भी ए से ही पास करना पड़ेगा, फिर उससे अगला। तो इस तरह से हम सारे कोर्स किए। 2018 मार्च में हमारा लास्ट कोर्स, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू है, एशिया का सबसे बड़ा माउंटेनिंग कोर्स है दुनिया का, और वो कोर्स किया। वो भी ए ग्रेड से पास किया हुआ है। और इस कोर्स को करने के बाद आप ये रेस्क्यू कोर्स रेस्क्यू कर सकते हैं, किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक और कोर्स होता है इसके बाद, अगर आप अपना इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, माउंटेनिंग ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो वो MOI है उसका नाम। तो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो कोर्स करने का भी मौका मिला। वो भी अच्छे तरीके से हमने कोर्स पूरा किया। और इस तरह से अभी क्या है कि दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम एक ग्रेड से सब कुछ पास करते थे तो क्यों ना निम्स दाई की तरह से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी, ऐसे कुछ दिमाग में बहुत चीज़ें हैं। तो युवाओं से भी हम एक गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ ज्वाइन करके कुछ रिकॉर्ड्स में अपना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वो आगे के सेक्शन में कवर करेंगे हम उसको। तो ये मेरी जर्नी रही थी माउंटेनियरिंग में। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी ये। और वही है कि कब हम कोई चीज़ सोचते हैं और कहाँ हम उसकी शुरुआत करते हैं, और कैसे वो हमारा पैशन और फिर एक करियर और फिर एक हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। ये बिल्कुल आपका इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई और धीरे-धीरे करते-करते आज माउंटेनियरिंग ही आपका आई गेस लाइवलीहुड भी है, आपका पैशन भी है, और आप इसी में ही अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और लोगों को भी आप कितना मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें। और लोगों को ये सिर्फ ऐसे लगता है कि चलो ट्रैकिंग एंजॉय करने जा रहे हैं, बट एज अ इनकम सोर्स, एज अ पैशन, एज अ लाइवलीहुड, एज अ इन्फ्लुएंसर कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके और दुनिया को दिखा सकते हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है माउंटेनियरिंग में, जो आपने बताया। तो जैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई तरुण जी, और आपने बताया कि आप इसे 2011 से करते आ रहे हैं, और 2012 में वो एक टर्निंग पॉइंट आया था कि जहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि अब आपको कोर्सेज कर लेने चाहिए, और आपने उन कोर्सेज को करके अपना एक जो पैशन था उसको फुलफिल किया, जो बहुत ही कम लोग मैं मानती हूँ कि कर पाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब हम ऐसा कुछ कोर्स कर रहे होते हैं तो लोग भी बोलते हैं कि आप ये माउंटेनियरिंग का कोर्स क्यों कर रहे हो, मतलब ये कोई कोर्स थोड़ी है करने के लिए, माउंटेनियरिंग कोर्स भी है। ये मैं खुद बताऊं तो मुझे भी अभी पता चला है कि माउंटेनियरिंग का कोई कोर्स भी होता है। वरना माउंटेनियरिंग हम सोचते हैं ट्रैकिंग पे जाते हैं, वहाँ पे गाइड होता है, वो सब कुछ बताता है कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, और आपकी थोड़ी बहुत फिटनेस होनी चाहिए, और आप जाके ट्रैकिंग करके आ सकते हो।
बट ये कोर्स भी है, इसमें अब बहुत कुछ हो सकता है, ये आई डोंट नो किसी को पता होगा। और बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में बताया। तो आगे चलते हैं तरुण जी। जैसे आपने बताया कि हम आगे इस बात को कवर भी करेंगे और हमारा आज का टॉपिक भी है कि माउंटेनियरिंग लाइवलीहुड कैसे हो सकता है, माउंटेनियरिंग करके क्या क्या करियर ऑप्शन है आज के युवा पीढ़ी के लिए, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी, ताकि जिनके भी दिमाग में अब अभी ये सवाल चल रहा है कि कैसे हम इसे लाइवलीहुड ऑप्शन बना सकते हैं, कैसे हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या कैसे इसे एक साइड इनकम कह सकते हैं, या कैसे अपना एक पैशन पूरा करने के लिए कर सकते हैं, तो उन सब लोगों को आप प्लीज डिटेल में बताइए कि कैसे वो लोग माउंटेनियरिंग को एज अ लाइवलीहुड यूज कर सकते हैं। जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में जैसा कि आप कह रहे हैं कि अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं है कि माउंटेनियरिंग भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है, या लिवलीहुड का ऑप्शन हो सकता है। कैरियर का मतलब लास्ट फाइनली देखें तो लिवलीहुड ही है। लिवलीहुड का मतलब थोड़ा सा कैश या पैसा आपके पास फ्लो होता रहना चाहिए, वही कैरियर है आज की डेट में। तो आप माउंटेनियरिंग, पहले तो माउंटेनियरिंग एक क्या है कि अगर कोर्स कर लिया, अगर आपने बेसिक कोर्स भी कर लिया है, अगर मैं छोटे लेवल की बात करूं, तो आज देखिए एडवेंचर पार्क कितनी शहरों में जगह जगह पे हैं। इवन यहाँ गांव में भी जगह जगह पे एडवेंचर पार्क छोटे बड़े खुलते रहते हैं, और हर एडवेंचर पार्क में एक इंस्ट्रक्टर की या 2 की या 10 की ज़रूरत पड़ती है। और वो इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं? कोई बाजार के इंटर या बीए करे बच्चे नहीं होते हैं। वहाँ पे माउंटेनियर बच्चे ही मतलब उनको वैकेंसी में वही सिर्फ आते हैं। अगर बेसिक कोर्स है तो उनकी सैलरी पैकेज थोड़ा 10-12 तक हो सकती है, अगर एडवांस है तो 22-30 तक भी जा सकती है। अगर उसने एसएनआर या ऐसा कुछ कर रखा है तो फिर सुपरविजन करेगा वो वहाँ की इंस्ट्रक्टर के ऊपर, तो उसकी 40 के आसपास भी सैलरी पैकेज हो सकता है। मैं सैलरी पैकेज इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि कहने का मतलब आज की डेट में यही है, क्योंकि माइग्रेशन को लेकर के हम कितना परेशान हैं सब लोग। छोटी छोटी जॉब के लिए हम बाहर जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर पे मॉडलिंग कोर्स करें छोटे मोटे, जहाँ पर भी आज गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, आपको फ्री में भी कहीं ना कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप करिए उसको। और साथ में ये सब इस तरह की कंपनीज में आप अप्लाई करके आप अपना जॉब ले सकते हैं वहाँ पे। और लेकिन फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार इस फिटनेस वाले पॉइंट पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आज की डेट में 80% से ज़्यादा युवा अभी नशे में चला गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत गलत बात हो रही है कि युवा जो उसके पास पता नहीं क्यों है कि इंटरनेट में समय बिता रहा है, नशे में समय बिता रहा है, तो क्यों ना उसी समय को अपनी फिटनेस में बिताया जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको निम्स दाई का देखिए आप, कितना बड़ा उसने आज एग्जांपल सेटअप कर लिया है छोटे से। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे निम्स दाई के बारे में, और भी बहुत एग्जांपल हैं। तो हम भी ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अगर फिटनेस रखेंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर फिटनेस नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल जीरो है। आप जो चीज़ सोच के चल रहे हैं वो भी मतलब वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी जीरो हो जाती है। तो माउंटेनियरिंग करने के लिए आपको बेसिक कोर्स करिए। हमारे देश में कम से कम 6-7 इंस्टीट्यूट हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छा नाम का इंस्टीट्यूट है वो उत्तरकाशी में है, नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, NIM बोलते हैं उसको। तो वहाँ से आप करिए कोर्स, और बेसिक करिए, फिर आप एडवांस करिए, फिर आप ऐसे सारे कोर्स करिए, फिर कहीं ना कहीं पे अपना काम शुरू करिए। अपना काम भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपना काम, आपको जॉब नेचर नहीं रखना है। अगर आप जॉब नेचर रखेंगे तो ऑनरशिप नहीं ले सकते हैं हम किसी चीज़। ऑनरशिप नेचर पे आना है हमने, मतलब आपने यू आर इन कॉर्पोरेट एक बुक है, उसको आप ज़रूर गो थ्रू करिएगा। हम अपने आप में कंपनी हैं, हम कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकने की क्षमता रखते हैं। क्यों हम बचपन से ही इस तरह की मेंटलिटी में चलें कि हम जॉब मिलेगी, जॉब करेंगे और फिर हम किसी के अंडर काम करेंगे और फिर सैलरी मिलेगी, फिर ये करेंगे वो करेंगे। इससे बेहतर ठीक है वो सब चलने देना है, लेकिन हमारी मेंटलिटी इस तरह से शायद मेंटेन करनी चाहिए हमने कि हम एक कॉरपोरेट हैं हम खुद, और इस तरह से अपना काम शुरू करें। अब छोटा सा पार्क क्यों ना सेटअप कर सकते हैं आप किसी भी गांव पे, शहर पे, कहीं पे भी। आप आज देखिए फिटनेस को लेकर के कोरोना के बाद बहुत अवेयरनेस है लोगों में। अच्छे अच्छे जिम हैं, आउटडोर फिटनेस सेंटर बहुत सारे चल रहे हैं अभी। अभी इंडोर फिटनेस का क्रेज़ उतना नहीं है जितना अभी आउटडोर फिटनेस का है। आउटडोर फिटनेस का मतलब अगर आप एक बंद कमरे में जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका
फिटनेस लेवल उसकी तुलना में थोड़ा कम होगा जो बाहर एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब आप अगर बाहर दो चार गेम्स भी डाल देते हैं बेसिक कोर्स या एडवांस कोर्स के बाद में, तो आप वो बहुत सारे लिवलीहुड कर सकते हैं, बाकी आप दूसरा काम भी करते रहिए। और माउंटेनियरिंग एक ऐसा सेक्शन है, आप आज एवरेस्ट करते हैं, एवरेस्ट करते हैं 7-8 हज़ार के आसपास लोग अभी तक शायद किए हुए हैं, करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आरक्षण शायद मिलता है, ऐसा कुछ भी है। और कहीं कहीं पे जॉब ऑफर भी हो जाती है ना। और अगर हम पूरा नेपाल हिमालय से लेके इधर सिर्फ अपने रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, नेपाल से लेके गढ़वाल तक का अगर हम बात करें, वैसे तो आपका हिमाचल हिमालय है, इधर पाकिस्तान हिमालय है, कश्मीर हिमालय है, हर जगह पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। हम अगर कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करें तो आप देखिए, लाइक निम्स दाई है, उसने 16 साल में जिस बंदे ने दुनिया की 8,000 मीटर से ऊपर की पीक 16 साल में उसने सबसे फास्टेस्ट किया था, 16 साल में क्लाइम किया था उसने। कितनी पीक? 14 पीक्स 8,000 मीटर प्लस में। और उसके उसने किया था 70 या समथिंग ऐसे कुछ दशक में किया था। उसके बाद 2013 के आसपास में एक कोरियन क्लाइंबर था, उसने किया था 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ के उसने 7 साल में किया था। निम्स दाई ने क्या किया, उसने प्लान किया कि उसने 7 महीने में करना है ये। आप देखिए, एक पीक को एवरेस्ट करने के लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने का समय लग जाता है, कम से कम, मतलब ऐसे। तो उस बंदे ने 7 महीने में, 7 साल को छोड़ो, 7 महीने में उसने प्लान किया कि करना है और उसने करके दिखाया। आपको पता नहीं तो आप उसको गो थ्रू कर रहे हैं नेट पे, निम्स दाई 14 पिक्स ऐसे। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत असीमित संभावनाएं हैं इंसान के अंदर। हम जो सोचते हैं वो चीज़ हो सकता है, इसीलिए हम वो सोचते हैं। तो क्यों ना हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम करें, बहुत बड़े बड़े चीज़ें करें, उसको पीछा करने की कोशिश करें। तो इस हिमालय में, जैसे कि मैं कह रहा था, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस पूरे हिमालय में। बहुत सारे पीक ऐसे हैं जिनको आज तक कोई क्लाइंबिंग नहीं कर पाया, बहुत सारे केव ऐसे हैं, बहुत सारे टनल्स ऐसे हैं जिसमें आज तक कोई एंट्री नहीं हो पाई है। उनको एक्सप्लोर करिए, दुनिया के सामने लाइए, और आपका नाम होगा। और कल की डेट में नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ होगा, बट फिटनेस, फिटनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट फिटनेस है। आप उसको मेंटेन करिए, नशा से बहुत दूर रहना है, और अच्छी हेल्थ लाइफस्टाइल को हमने अपनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी तरुण जी, आपने बखूबी से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आई होप जो हमारी ऑडियंस है उनको थोड़ा समझ में आया होगा कि अगर कोई भी इस डायरेक्शन में जाना चाहता है या इस दिशा में जाके अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए बहुत रास्ते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि कोर्स करके आप कोई जॉब कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई कि आपको खुद ही जो है अपना काम करना चाहिए और अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत आपने अच्छे से बताया, और आप इतना कुछ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने ये भी बहुत अच्छा बताया कि इतनी सारी ऐसी पीक हैं जो आज तक किसी को नहीं पता है, ऐसे बहुत सारी केव्स होंगी जो अनएक्सप्लोर्ड होंगी, और यू नेवर नो आपको कब कहाँ क्या मौका मिल जाए। और आपकी दुनिया में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा एक आपको नाम मिले, आपका नाम रोशन हो कि आपने ये एक नई पीक एक्सप्लोर करी या आपने एक नई केव एक्सप्लोर करी। तो कभी भी कोई भी मौका मिल सकता है और उस मौके की हमें तलाश करती रहनी चाहिए। और आपने इसको एक चीज़ बहुत सही बोली है जो आज की डेट में, मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली हिमालय का या उत्तराखंड का, ये पूरे देश का ही एक वो बन चुका है मुद्दा कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है और नशे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उससे साइड होने के लिए भी कहीं न कहीं ये एक उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, जब आपको पहाड़ों पे चढ़ना है। तो आप उसी बहाने कम से कम इन सब चीज़ों से दूर भी रहेंगे, आप आप लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, या आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमें पता भी होते हैं, हम फॉलो भी करते हैं। बट कुछ अलग करना एक अच्छा होता है कि आप भीड़ से हट के कुछ एक अलग काम कर रहे हैं। तो भीड़ से हट के अगर कोई एक अलग काम कर रहा है और उसके लिए आपको इतनी डायरेक्शन मिल रही है, मैं तो बिल्कुल अपनी जो ऑडियंस है देख रही है, जो भी माउंटेनियरिंग में करियर बनाना चाहता है,
तो मैं बिल्कुल तरुण जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि तरुण जी को कोई भी अगर रीच करना चाहे तो उनका यूट्यूब चैनल है, अभी वो उसके बारे में भी बताएँगे, आप वहाँ से रीच कर सकते हैं। और तरुण जी के बारे में आप गूगल पे भी आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। तो आप तरुण जी से जैसे भी चाहें गाइडेंस ले सकते हैं। और आई होप तरुण जी आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई युवा पीढ़ी आपसे गाइडेंस माँगे और आप उनका मार्गदर्शक बन सकें तो, और आप उनको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएँ, तो आपको भी आई होप बहुत अच्छा लगेगा। जी। जी। तो आगे चलते हैं तरुण जी हमारे सेशन में। जैसे आपने बताया कि आपने माउंटेनियरिंग स्टार्ट की है, 2012 से आपने कोर्स स्टार्ट किया और आप इसको करते जा रहे हैं। तो माउंटेनियरिंग एक बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग पैशन होता है कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगी कोई एक स्टोरी या 2 स्टोरी जहाँ पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि आप उसको बताना चाहेंगे कि वो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही शॉकिंग या बहुत ही सरप्राइज्ड मोमेंट था कि जब आपने फील किया कि इस पैशन में आपको ये क्या मिला या क्या ऐसा देखने को मिला या क्या ऐसा आपके साथ कुछ घटना हुई? कोई ऐसा वाक़या अगर आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं। अभी मैं अगर कोर्स की बात करूं, ये जब हम एसएनआर का कोर्स करके निकले थे यहाँ से, तो कश्मीर से एक अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास में। एक स्टारलाइट कंपनी है यूके की, और इंडिया की टाटा कंपनी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों का जॉइंट वेंचर था वहाँ पे। और हाई एलटी पे ये लोग 11,000 बोल्ट का ऐसा कुछ टावर सेटअप कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का। और इनको ले जाना था, इसको हाई एलटी पे ही जाना था, इनको सियाचिन तक जाना था इस लाइन को। तो हमारी टीम 15 रेस्क्यूअर्स की थी वहाँ पे। मैं टीम लीडर था उस पे, और 300 इंजीनियर थे पूरे देश भर के, और देश के बाहर के भी कुछ लोग थे। उसके अलावा 600-700 लेबर थी कंपनी की। तो एज जिस स्पॉट पे हम काम कर रहे थे, उस जगह का नाम है मुगल रोड से होते हुए जाता था ऊपर। मुगल रोड से आगे सूपियाँ और इस तरह से निकलता था, जम्मू से कश्मीर वैली में जाता था, मतलब इस तरह से। तो उस हाइट पे लगभग 4,300 समथिंग की मीटर की हाइट पे, जहाँ पे बस बादल आते ही बर्फ़ गिरता है। और वहाँ का रिकॉर्ड है कि 2-3-4 घंटे के अंदर 8 फीट के आसपास बर्फ़ हो ही जाना है। तो उस जगह पे लेबर और इंजीनियर इस तरह का था कि उनको हाउ टू वर्क ये स्नो कंडीशन में, और क्या करना, कैसे काम करना है, कैसे उतरना है, कोई आइडिया नहीं। तो हमारे सामने चैलेंज था, हम 15 लोग थे। चैलेंज था कि ट्रेनिंग देने का तो टाइम था नहीं, वो क्योंकि काम चल रहा था उनका। अगर वो फंस गए तो उनको सुरक्षित नीचे निकालना है। तो कई चांसेस आए ऐसे हमारे, और हमने पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरह काम किया वहाँ पे। हमने सेटअप किए इंस्टेंट ब्रिज बनाना, और उनको फिर जीप लाइन की मदद से निकालना, या ऐसे कई सारी चीज़ें लैडर बना के, या फिर रैपलिंग से निकालना है, या जुमारिंग से कोई फंस गया जुमार पे तो उसको रेस्क्यू कैसे, वो सब किया। बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ। लेकिन एक इतना इंटरेस्टिंग था कि अचानक से धूप थी, और हम किसी टेरेन पे चल रहे थे, ट्री लाइन से ऊपर की बात है, और वहाँ पे लगभग 45 डिग्री का ग्रेडियंट था। और ये लगभग 600-700 मीटर का पैच ऐसा था कि उस पर कोई रास्ता ही नहीं था, इस तरह का एकदम स्लोप था एकदम से। और वो पिछली जो बर्फ़ थी, पिछले हफ्ते की बर्फ़ या पिछले दिनों की बर्फ़ थी, उस वो पूरा जम के हमें बाद में मालूम चला कि तो आइस बन चुकी है। और उसके ऊपर जो पतली सी लेयर थी बर्फ़ की, वो पाउडरी स्नो जो ताज़ी थी, उसकी वजह से हमें वो दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था। अब हम उसमें चलते गए आगे। हमने सोचा कि चलो आगे थोड़ा सा से होगा, थोड़ा से होगा, इस तरह से। और इंजीनियर साहब जो हमारे साथ थे, वो फिसलना शुरू हो गए। तो उनको बड़ी मुश्किल से हमने फिसलते फिसलते ही रेस्क्यू किया, दोनों ने पकड़ा उसे और अच्छी तरह से ले गए। और उस दिन हमें ये आइडिया हुआ कि अगर हमने बेसिक कोर्स में हाउ टू वॉक ऑन स्नो कंडीशन या आइस कंडीशन में किस तरह चलना है, अगर वो नहीं सीखा होता तो तीनों तीन पता नहीं कहाँ निकल चुके होते, और वो शायद अभी ये इंटरव्यू भी नहीं हो रहा होता। तो एक तो ये वाक़या था। और दूसरा, अगर हम डिस्कवरी या एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज ऐसे हैं हमारे आसपास में। मैं उससे पहले सिल्क रूट के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा जो इतिहास है, क्योंकि वो दबा दिया गया है, छुपा दिया गया है। उसके तथ्य जो हैं ही नहीं, कहीं पे रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो अगर हम सिल्क रूट की स्टडी करें तो सिल्क रूट तो उधर होता है, सेंट्रल एशिया में होता है, बट सिल्क रूट तक जाने के लिए हमारे भी रूट्स थे यहाँ पे, जिसको इंडियन सिल्क रूट भी बोलते थे, और जो पहले उत्तरापथ नाम से था। मैं थोड़ा हिस्ट्री की ओर जा रहा हूँ क्योंकि उसमें जाना भी ज़रूरी है हमें। हो सकता है कि किसी न किसी को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शक को उसमें भी जी। अपॉर्चुनिटी दिखे। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है उसमें भी। तो जो ये उत्तरापथ है, उत्तरापथ पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, काबुल तक जाता है, और लगभग लगभग सेंट्रल इंडिया से थोड़ा सा ऊपर हटके है, ऊपर एक सीधी लाइन जाती है, और ये 2400 किलोमीटर की है। इस लाइन के आजू बाजू बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। और कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रमाण, ऐसे दस्तावेज ज़रूर मिलेंगे जिनको आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। हम इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के लोग तो छोड़ो, दुनिया ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि आप कैलाश नाथ मंदिर को देखें, या फिर आप ऐसे ऐसे हमारे सारे मंदिरों की स्टडी कर लीजिए, उसमें आर्किटेक्चर देखेंगे आप तो आपको विश्वास ही नहीं होता है कि कैसे बना होगा, क्या बना होगा। कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे को बनाया बोलते हैं, है ना। इस तरह का मंदिर पहाड़ों में भी हैं, उत्तराखंड में भी इस तरह के हैं कि ऊपर से नीचे को रॉक कट स्टाइल में बने हुए हैं, नो जॉइंट्स, कोई जॉइंट्स नहीं है। मैं अगर एलोरा की बात करें गुफाओं में, तो वहाँ पे तो है ही हैं, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी इस तरह एक हथिया देपाल करके है, थल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, थल के पास है। चंपावत में एक नौला है पानी का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं चीख चीख के ये चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ और छुपा है, एक्सप्लोर करना चाहिए हमको, गुफाओं में छुपा है। हो सकता है इन सब चीज़ों का राज किसी दस्तावेज के रूप में हिमालय की कंदरों में छुपा हो, जरूर छुपा होगा। क्योंकि हिमालय बहुत पहले से, अभी से नहीं, ये बहुत पहले से अ, आस्था का केंद्र है, साथ में एक सुरक्षा का भाव भी देता था लोगों को पहले से। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ रखते तो प्रिजर्व रहती थी, और हर कोई यहाँ पे जाने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि खतरा भी है, ठंड भी है, कई चीज़ें हैं। तो हो सकता है इन जगहों पे छुपा हो। जैसे कि महाभारत काल में सिर्फ 3% हथियारों को यूज़ किया गया है। महाभारत एक ऐसा युद्ध है कि जो अपने आप में बहुत लोग कहते हैं कि वो तो इतिहास है, वो तो लिखा गया है, काल्पनिक है, तो सबूत क्यों मिल रहे हैं उसके? तो और सबूत ढूंढिए, लोगों के सामने लाइए उसको। अगर आप 3% हथियार यूज़ किए हैं, तो बाकी 97% हथियार कहाँ हैं? कहा जाता है कि वो हिमालय में ही छुपे हैं, इसी हिमालय में छुपे हैं कहीं पे। आप अगर उसको आप दुनिया के सामने लाते हैं या कुछ चीज़ें करते हैं, उसमें कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं अभी यूट्यूब पे। वो फेक वीडियोज़ भी हैं उनमें से कई सारे, क्योंकि वो हाई अल्टी पे रखे हुए कुछ तलवार, ऐसे जंग लगे हुए कुछ ऐसे उनको बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, बट ज़रूर यहाँ पे छुपा हुआ है। और एक मान्यता के अनुसार मेरे सामने यहाँ पे अभी पंचजली 2 दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है पूरा, और उसमें पंचजली 2 चमक रहा है, और वहाँ पे कोई कंदरा बताते हैं, और उसके ऊपर से कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं जाता है, क्योंकि वो रिपेल कर दिया जाता है दूसरी डायरेक्शन में। तो इसका कारण बताते हैं कि वहाँ पे रेडिएशन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, वहाँ पे रेडिएशन है। अब आप एक पॉइंट की ओर और जाइए कि महाभारत काल के जो पांडव लोग गए थे स्वर्ग को, तो हिमालय में पंचचूली में उन्होंने अपने हथियार छुपा रखे हैं, ऐसा मान्यता है। हो सकता है कि वो रेडिएशन उन हथियारों से हो, है ना। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने ला सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। तो दूसरा वाक़या क्या है, ये मुनस्यारी ब्लॉक के अंदर एक बिल्कुल इंटीरियर में, बहुत ही इंटीरियर में, एक जंगल में हमें एक केव के बारे में कॉल आया, सुरंग के बारे में। तो जिसने हमें बताया था उनका नाम मोहन सिंह मेहरा है। तो उन्होंने बताया कि एक देवताओं की सुरंग है, और उसके अंदर कोई जाता नहीं है, और अनलिमिटेड, कोई पता ही नहीं कहाँ है क्या है। और इस तरह से हमने कहा कि चलो, आज तक तो बहुत गुफाएं खोजी हैं, हो सकता है सुरंग की जगह गुफा ही हो, क्योंकि अभी तक मैन मेड तो हमें कुछ मिला नहीं था। तो इंटरेस्टिंगली वो मैन मेड टनल है। अब आप ये गैस करिए कि उस जंगल में, उस जगह पे क्यों उस टनल को खोदा गया होगा। हमें 2-2.5 घंटे उसके अंदर रेंगते हुए हो गया, कहीं चल रहे हैं, कहीं पे 4 लाइन के बराबर चौड़ी है वो, और कहीं पे सिर्फ इतनी जगह है कि आप, अगर आप स्लिम बॉडी हैं तो आप अंदर जा सकते हैं, और वो भी क्रॉल करके, सांप की तरह से रेंग के। फिर आप कुछ फीट या मीटर डिस्टेंस कवर करके फिर से आप बड़े हॉल में आते हैं, और उसके बाद फिर से आप वॉक कर सकते हो। इस तरह से हमें 2-2.5 घंटे हो गए थे उसके अंदर, वो एंडलेस है। तो ये मुझे
जैसे कि आपने पूछा कि कौन सा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो ये मुझे एक्सप्लोरेशन में सबसे आज तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगा है। और वहाँ से जो मलबा खोदा गया है वो पूरी दीवार में, छत में आप घाव देख सकते हैं उसके अंदर। आप ये काफर हिल ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने इसका वीडियो रखा हुआ है, अभी रिसेंटली फेसबुक में भी अपलोड किया हुआ है इसका। और कुछ ऑफिशियल मुझे कॉल भी आए हैं कि उसको एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि वो हमारे इतिहास से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लिंक रखता हो, और कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ से निकाली गई है, और वो भी बहुत भारी मात्रा में निकाली गई है। हो सकता है कोई जेम स्टोन हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। अभी वो कोई एक्सपर्ट जाके उसको चेक करेगा तो वो बताएगा। और इतना ही नहीं, वो टनल जिसमें हम रेंग रहे थे या चल रहे थे, उसके बाजू में जो मलबे का ढेर था, उसके बाजू में और टनल है, जिसमें जाने के लिए आपको पूरा टनल का मलबा इस ओर करना पड़ेगा, जो कि हम 2 या 3 लोग थे तो हमारे बस का तो था नहीं। नेक्स्ट अभी हम तुरंत जाने वाले हैं उस पर, और एक्सप्लोर करने के लिए बाकी टनल्स को भी। तो ये एक बहुत अच्छा एक वाक़या था हमारा। एक दूसरा था, हाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा, सिल्क रूट से इसके कनेक्शन है। बाद में जब अभी एक्चुअली मेरा सिल्क रूट के जो सपोर्टिंग रूट्स हैं उन पे भी स्टडी चल रही है यहाँ पे। थोड़ा सा और मैं सिल्क रूट के बारे में बताऊँ। सिल्क रूट एक ट्रेडिंग रूट था, और यहाँ पे बहुत अरबों डॉलर का ट्रेडिंग होता था इस जगह पे, सिल्क रूट पे। और जिसमें एक बार चाइना का पूरा रूल था, चाइनीज आर्मी का पूरा रूल था, वो पूरा कंट्रोल करते थे। जगह जगह पे टैक्सेज के लिए टोल्स थे, उसके कई चीज़ें थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनको डिफीट करके हमारे कुषाण वंश के शासकों ने भी उसमें रूल किया हुआ है, उस सिल्क रूट में। तो सिल्क रूट तक जो साउथ इंडिया से कुछ मूर्तियां हैं, मसाले हैं, और हमारे नेपाल से कपड़े हो गए, इधर पूरे हिंदुस्तान से कुछ न कुछ कीमती सामान चीज़ें जाती थी। और हम हर बार सिल्क रूट में मतलब तक सबका टारगेट था सिल्क रूट का जो बिजनेस ट्रेड सेंटर है वहाँ जाना। और वहाँ जाने का जो सबसे आसान तरीका था हमारे लिए, और इस जगह के रूट के नज़दीक के लोगों के लिए, इवन दिल्ली वालों के लिए भी कभी कभी नज़दीक रूट था, वो था आपका तिब्बत निकलना। तिब्बत से फिर लहासा पे मंडी थी, लहासा पे अभी भी वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर पुराने अवशेष हैं वहाँ पे अभी भी। तो वहाँ पे लोग जमा होते थे, और वहाँ से फिर सिल्क रूट मतलब सेंट्रल एशिया में जाते थे अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, है ना। तो नमक का व्यापार, अभी हमारे पूर्वज, अभी कहानियाँ सिर्फ बच गई हैं, नमक भी हमारा तिब्बत से आता था पहले। तो वो रूट जो पैदल यात्रा थी मुनस्यारी से लेकर के आगे तिब्बत तक का, वो 14 दिन का पैदल यात्रा था, वो 14 डेज का। कहाँ से? इधर मुनस्यारी से, तो मिलम ग्लेशियर से होते हुए इस तरह से निकलना था। और जो वो रूट है, अभी मैं उस रूट पे भी अलग से एक वीडियो निकाल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर। तो वो रूट के कहीं पे थोड़ा खड़ंजे भी बचे हुए हैं, और कुछ बचे हुए हैं कहीं पे। अभी जो जसुली देवी सौकर्णी के जो ये जो बने हुए हैं, 500 से ज़्यादा शेल्टर उन्होंने बना रखे हैं, जिसको आप धर्मशाला बोल सकते हो। तो वो भी उसी रूट के आसपास में है। एक यहाँ से हमारे घर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी में भी एक धर्मशाला है। तो इस रूट के आसपास बहुत बड़ी लूटपाट भी मची है पहले, क्योंकि ट्रेडर्स जाते थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते थे, और लूटपाट करने वाले लोग भी बहुत होते थे इस रूट पे। और एक ऐसी ही अधूरी कहानी, अनसुलझे रहस्यों के साथ में एक कहानी इसी से करीब 12 किलोमीटर नीचे यहाँ पे है। चंडिका देवी का मंदिर है। वो तो बाद में मंदिर पहले से होगा, गुफा में सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी हैं वो आज तक भी रहस्यों का विषय है। वहाँ पे उस मूर्ति में कलाकारी देखिए, इस तरह की कलाकारी आज मशीन से नहीं बन सकती हैं। मूर्तियाँ इतनी छोटी हैं, 1 फीट, आधा फीट और ऐसा फीट चौड़ी हैं, और करीब 8 इंच चौड़ी हैं सॉरी, और लंबी 1 फीट करीब है। और वो मूर्तियाँ अगर आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे, पाएंगे कि उसको वो ट्रेडिंग के लिए बनी हुई थी। मतलब एक आदमी आराम से 6-7 मूर्तियाँ ले जा सकता है, और वो ज़रूर किसी न किसी ट्रेड सेंटर में जा रही थी। लेकिन उन मूर्तियों वहाँ पे लूटपाट मची होगी, और उसने गुफा में मंदिर की शरण में शायद रख दिया होगा। इस तरह का है। आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा वीडियो देखिए, आपको आइडिया आएगा उसमें। तो ये सब है। अब इसी रूट के थोड़ा सा आगे जाएँ हम, तो गोरखाज ने यहाँ पे काफ़ी अटैक किए हैं, लूटपाट किया हुआ है। मेरी सारी शोध अधिकतर हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें हैं, प्री हिस्टोरिकल चीज़ें भी हमारे पास में हैं काफ़ी, लेकिन हम हिस्ट्री हर चीज़ को करते हैं एक्सप्लोर। तो एक हरमल सिंह नाम का गोरखा एक वो लुटेरा था,
हम तो लुटेरा बोलते हैं, चाहे कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आए हमको सुल्तान या ऐसे बादशाह कुछ नहीं बोलना। वो ऐसे ही एक लुटेरा था, और उसने यहाँ पे करीब 20 किलोमीटर नीचे एक पाखू में एक जगह है, बोंगाड़ नाम का गांव है। तो वहाँ पर एक टॉप पे उसने एकदम एकदम चट्टान के एकदम टॉप को फ्लैट करके उसमें अपने कुछ कमरे वमरे बनवाए, चौकियाँ बनवाई। उसके अवशेष हैं अभी भी वहाँ पे, आज से 1100 साल पहले की बात है। उसके अवशेष हैं, उसकी दीवारें बनी हैं और उसके वो चीज़ें हैं। और उसने उस गुफा के अंदर, सॉरी चट्टान के अंदर, पूरा वो चट्टान ऐसे करीब 500 मीटर नीचे एकदम रॉक है, इसमें जगह जगह पे उसने सुरंगें बनवा रखी हैं, बिल्कुल ड्रिल करके इस तरह से खोद के सुरंगें बना रखी। तो आप सोचें क्यों बनाई होंगी वो। ये मेरी जो आपने पूछा था कि कौन सा इंटरेस्टिंग इस तरह का डिस्कवरी है, तो ये मेरा दूसरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें लोग इंटरेस्ट रखें, इसमें जाएं, इसमें देखें। तो अब लेकिन मान्यता ये है कि वहाँ पे एक पाँव का कोई इंसान घूमता है अक्सर, और एक बहुत बड़ा ड्रैगन घूमता है वहाँ पे, इसलिए लोग वहाँ पे जाते नहीं हैं। और राजा ने अपना लूट का सामान, अपना खजाना सारा इन्हीं गुफाओं में, ये जो सुरंगें हैं ये चट्टान में, जहाँ पे अगर आप माउंटेनर नहीं है तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। मतलब आप किसी माउंटेनर की मदद से ही जाएंगे वहाँ पे। क्लाइंबिंग करके भी टफ है, और रैपलिंग से इस तरह से जाना पड़ेगा, सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा उनमें। अब आप सोचिए कि ऐसी जगह जहाँ आज का इंसान इतने माउंटेनियरिंग कोर्स के बाद जा पा रहा है, तो वो कैसे उसने खोदा होगा वहाँ पे, और क्या ज़रूरत पड़ी होगी उसको वहाँ पे खोदने की। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसने क्यों खोदा होगा। इसका मतलब वो बात सही है जो गांव के लोग या जो लोग इलाके में बोलते हैं कि वहाँ पे राजा ने अपना इसेंशियल छुपा रखा है। अब उसका इसेंशियल कैसे हुआ, इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उस पहाड़ के जड़ से जो रूट जा रहा है, वो जो रूट जा रहा है वो सीधे जा रहा है आपका मिलम ग्लेशियर, और वही रूट है कैलाश मानसरोवर यात्राओं का भी, पैदल यात्रियों का भी वही रूट है। आप देखिए जितने भी लूटपाट इस जगह पे हुए हैं, जितने भी इस तरह की घटनाएं, जितने भी लोगों ने इस तरह की चीज़ें बना रखी हैं, वो इसी रूट के आसपास में बना रखी हैं, रिलेट कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। 6 टनल बताते हैं उसके लिए, 4 तो मैंने अभी वहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए हैं, और 2 और बची हुए हैं, क्योंकि वो 2 मिली नहीं है अभी। 2 करने का हमारा प्लान है। और एक और वैसे तो बहुत स्टोरीज है, एक और मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसी रूट से जुड़ा हुआ जी जी। है, इसी रूट से जुड़ा हुआ है। वो पहाड़ी रॉबिन हुड आप कह सकते हो। रॉबिन हुड अगर आपने सुना होगा कि वो जी अमीर लोगों को लूटना है, फिर गरीबों में बांट देना है, गरीबों का मसीहा ऐसे। तो यही गोरखास के पीरियड में, और ब्रिटिशर्स तो थोड़ा बाद में आए, उस पीरियड में भी एक कुछ हर सिंह नाम का एक योद्धा था। ये गिरगांव इस साइड का था, गिरगांव, और ये कुछ गांव है मुनसरी के बिल्कुल इंटीरियर में है। वो इसी रूट से होते हुए मुनसरी निकलना, फिर मिलम जाना, इसी रूट के पास में। तो आप वीडियो देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बिल्कुल चट्टान है, एकदम एकदम रॉक, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत अच्छी रॉक है। और उस रॉक तक, जड़ तक पहुंचने के लिए आपको एक और क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी, लगभग शायद 400 मीटर के आसपास ही क्लाइंबिंग, घास पकड़ के जाना पड़ेगा आपको। गिर गए तो 400 मीटर नीचे आपको लुढ़क के जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि चोट भी लग जाए, क्योंकि बहुत ऐसे होगा। तो उसने वहाँ उस चट्टान की जड़ में दीवारें बना रखी हैं, दीवार बना रखी हैं। और दूर से जब हमने जूम से उसको जूम कैमरे से देखा, तो पहले तो दिख नहीं रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा था बिल्कुल। इतनी जगह, ऐसी जगह जाके पत्थरों को दीवार पे लगाना, और इतने क्यों लगाया होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो कहानी जो सुनी थी हमने, वो ये सुनी थी कि एक योद्धा था, और उसने अंग्रेज़ों को लूटा, गोरखों को लूटा, और उन हर बंदे को लूटा जो गरीबों को छता था। फिर रात को गरीबों के घर में वो सारा सामान छोड़ देता था वैसे। तो हमने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जाना चाहिए। कोई नहीं गया है उसके अंदर, क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो वो उसके बाद वो रस्सा लटका था उसमें, उस चट्टान में पूरा एक लकड़ी लगा के उसने रस्सा बांध के नीचे उतरना चढ़ने का सिस्टम बनाया था अपना। तो बाद में रस्सा सड़ गया, और उसके बाद कोई जाता नहीं था उसमें। तो हमने फिर जस्ट जब हमारी टीम गई थी वहाँ पे, तो 3 विदेशी लोग गए थे, 3 विदेशी लोग वहाँ पे गए थे कि चलो हम क्लाइंबर हैं ही, हम लोग जाएंगे इस तरह से। तो लोकल्स की मदद से पहुँचे वहाँ, और वो पहुँच नहीं पाए थे उसके अंदर। तो फिर अब चूँकि मुझे चैलेंज लेना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि जाना चाहिए किसी तरह से भी। तो चले गए और एंट्री कर ली गुफा में, और अंदर
बहुत ही शॉकिंग चीज़ें थी, पूरा नहीं बताऊंगा स्टोरी में, आप अंदर जाके देखेगा यूट्यूब के अंदर। तो उसमें हड्डियां भरी थी काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी चीज़ें, और उसके अंदर बताया जाता है कि एक छोटी सी सुरंग है जिसमें अगर एंट्री कर लिया तो अंदर उसका गोदाम है, उस योद्धा का गोदाम है अंदर। तो वहाँ तक तो अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन उसके अंदर लेपर्ड की टॉयलेट भी मिली हमें। अब दिमाग में क्वेश्चन ये है कि ये लेपर्ड की टॉयलेट या तो कोई पंछी उठा के लेके आ गया होगा, क्योंकि लेपर्ड का जाना तो उसमें पता नहीं, जा भी सकता है, लेकिन 90% चांस है कि उतने ऊंची वॉल में तो बहुत टफ ही लग रहा है, जंप भी करेगा तो थोड़ा टफ है वहाँ पे। तो हो सकता है कि वो जो टनल है अंदर, उसके पीछे जो है वहाँ से कहीं ना कहीं रास्ता है। दूसरा शक हमारा ये है, अभी हम जल्दी ही वहाँ के लिए भी प्लान करने वाले हैं, थोड़ा हाई एडवांस लेवल का क्लाइंबिंग अब होगा वहाँ पे। तो ये हमारा तीसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको माउंटेनियरिंग से रिलेट करके हम लोग कर सकते हैं ये चीज़ें। जी। जी तरुण जी, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्ट आया जो आपने बताया सुन के, और मैं देख पा रही हूँ हमारी ऑडियंस भी इतने कमेंट्स कर रही है और हमारी ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। आपने बहुत ही ऐसे अपने साथ हुए कुछ वाक़ये बताए हैं जो एक बिल्कुल ही ऐसा था कि कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस करेगा तो वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। कि आपको ऐसे आप बता रहे हैं, जो पहला आपका वाक़या हुआ था स्नो वाला, कि अगर आपने उस टाइम स्नो वाला कोर्स का जो सोचा आपने कि अगर वो नहीं किया होता, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि एक सेफ्टी के तौर पे देखिए या एक प्रिकॉशनरी तौर पे देखिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि माउंटेनियरिंग करने जब हम जाते हैं तो हमें सारे वो सेफ्टी प्रिकॉशंस पता होने चाहिए और हमें वहाँ तक का कोर्स किया होना चाहिए, तभी हम उसे पार कर पाएंगे। और आपने जो दूसरा वाक़या बताया, जो आप एक टनल में गए थे और उस टनल में आज तक भी वो अभी अनडिस्कवर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है कि उसमें क्या था। और अभी आपने जो तीसरा वाक़या बताया भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और आई नो कि मतलब ऐसा जब आप कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के पैशन में या इस टाइप के माउंटेनियरिंग करने में ऐसे टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे इतिहास से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। और ये आपने बहुत सच कहा है कि हमारे इतिहास से जुड़े बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हिडन है, जो हमें आज तक नहीं पता है या जो जिनको दबा दिया गया है या छुपा दिया गया है। तो आई होप कि आप जैसे कर रहे हैं और भी युवा पीढ़ी आपको देख के जरूर आज कहीं ना कहीं प्रेरित होगी और वो भी ये सोचेंगी कि उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम अपने इतिहास से जुड़े या हम अपने देश से जुड़े कुछ भी ऐसे अगर चीज़ों को डिस्कवर कर पाते हैं और दुनिया के सामने ला पाते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप अपने देश में एक अपना नाम रोशन कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने इतिहास से अगर कुछ भी ला पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के ये सारी कहानियाँ, और हमारी ऑडियंस को भी आई होप अच्छा लगा होगा। हमारी ऑडियंस बहुत इंटरेस्ट भी ले रही है, मैं कुछ क्वेश्चन भी देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो एक अर्चना गुप्ता हमारी ऑडियंस है जो पूछना चाहती हैं, जो अभी हमने बात भी करी कि नॉर्मली कोई भी माउंटेनियरिंग करने जाता है तो वो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे क्या बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस के मेजर हैं जो होने चाहिए, या ऐसा कौन सा सामान है जो अपने साथ जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, जो आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सको, संभाल सको अपने आप को? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सामान है वो आपकी फिटनेस है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिटनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है, क्योंकि अगर आपको चूज ही नहीं होना है खाने पीने में, हर चीज़ में आपको रफ्टअप होना है, हर चीज़ में। आप चाहे सोने के लिए आपको एक चादर में सोना है या फिर आपको एक पतली सी मैट में सोना है, तो रफ्टअप आदत अगर आपकी है तो वही सबसे बड़ा सामान है। आप जैसा भी चीज़ मिलेगा वहाँ पे आप एडजस्ट कर लेंगे, नहीं भी मिलेगा तब भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक एसएनआर नाम का कोर्स है। अगर आप माउंटेनियरिंग कोर्स में आगे बढ़ते हैं तो एसएनआर कोर्स में आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे बर्फ़ गिर रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, रात को 1 बजे अचानक ही आप अच्छी नींद में होंगे, बाहर ठंडा है, एकदम गरम गरम स्लीपिंग बैग के अंदर होंगे, लेकिन आपको स्लीपिंग बैग फेंकना पड़ेगा और आपको बाहर आना पड़ेगा। और आपको जैसे हैं उसी तरह से आपको किसी जो दिन में देखा है कोई जगह पत्थर की आड़ या कोई झाड़ी के अंदर जाके आप अपने आप को रेस्क्यू करना पड़ेगा आपको। तो आपको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज़ है आपकी फ़िटनेस, और आपका चूजी नेचर कतई नहीं होना चाहिए।
और रफ टफ आदत होना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको आइडिया कई सारे मिल जाते हैं, यूट्यूब में देखिए, इधर पूछिए उधर पूछिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज़ आपकी फिटनेस ही है। जी। जी। तो आई होप अर्चना गुप्ता जी को आपका जवाब मिल गया होगा और उनको समझ में आ गया होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट फिटनेस है। और आगे चलते हैं सर सेशन में। हम्म। हमारा टाइम भी समाप्ति की ओर आ चुका है। तो मैं आपसे एक बहुत शॉर्ट में एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपने इतने सालों की आपकी जर्नी है, आप 2012 से लगभग ये कर रहे हैं, लगभग 12 साल कंप्लीट हो गए हैं और आपने इतना कुछ एक्सप्लोर किया है और आपको देख के ऐसे बहुत सारे यंग लोग होंगे जो प्रेरित होना चाहते होंगे या करना चाहते होंगे। आपकी इस पूरी माउंटेनियरिंग की जर्नी को, जो 12 सालों की जर्नी है, उसको आप एक शॉर्ट में क्या मतलब एक एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कई बार हम एक पैशन फॉलो करते हैं और हम एंड में बोलते हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा लाइफ में संतुष्ट हैं कि हमने ये काम किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इन चीज़ों को जाके एक्सप्लोर किया या मैंने आज अपना पैशन पूरा किया। तो आप एक शॉर्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी इस पूरी जर्नी को एक 2-4 लाइनों में अगर बयां करना चाहें तो वो क्या लाइनें होंगी सर? 2012 तक तो कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। जैसे जब ट्रैक लीडर कोर्स किया था तो थोड़ा दो चार गांठें सीखने में ही इतना टाइम लग रहा था कि बड़ा बोरिंग सा ही लग रहा था सब कुछ। लेकिन आज की डेट में ये लगता है कि ये सब सीख के अभी अगर हम 1 से 10 तक का इसको मान लें, 1 से 10 तक का कुछ कोर्स मान लें या कुछ मान लें, तो मेरा अभी एक वन पूरा हो गया है, ये लग रहा है मुझे आज। वन पूरा हो गया है। अभी 2 से लेकर 10 तक बहुत कुछ है, जैसे उनमें बहुत सारे अपकमिंग नए रिकॉर्ड्स हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो यूथ हैं उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ कि वो भी इस रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकते हैं, कई तरह के रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज कम से कम उन कोर्स के बदौलत ये सक्षम हो गया है कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ें लोगों के सामने लाने में सक्षम हो गया है। अभी रिसेंटली एक पूरी एशिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी माने जा रहा है, जो कि हमने अभी एक डिस्कवरी किया हुआ है, केप पेंटिंग का डिस्कवरी किया है। पूरी एशिया में काफ़ी इसका इंडिया का भी नाम होने वाला है, इस तरह से कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। तो कम ये भी श्रेय जाता है उसी माउंटेनियरिंग कोर्स को। इस तरह की और अपकमिंग बहुत सारी चीज़ें लाइन पे हैं, जो कि अभी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हैं, कुछ लाइन पे हैं, कुछ होनी हैं अभी। तो ये शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि कोर्स के बदौलत ही आज ये सारा चीज़ें हो रहा है, माउंटेनिंग कोर्स की बदौलत हो रहा है। जी जी सर, आपने जिस पेंटिंग की बात करी, मैं कल ही उस वीडियो को देख रही थी। हम्म। कल मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और उसमें मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखी, तो ये पेंटिंग वाली वीडियो थी और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था देख के। तो मैं अभी आपका जो यूट्यूब चैनल है काफाल हिल्स करके, उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करूँगी और मैं हमारी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तरुण जी के चैनल को देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। आपको देख के काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि माउंटेनियरिंग करते हो आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और माउंटेनियरिंग को आप अगर एक वीडियो में देखना चाहते हैं कि कैसे एक स्टेज शुरू होती है, कहाँ तक आप पहुँच पाते हैं, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो सब आपको उस वीडियो में दिखेगा। और आप यूट्यूब चैनल को उनके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो तरुण जी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप सोचते हैं कि आपको ये करना है लेकिन आप उसको सही तरीके से कर नहीं पा रहे, आप उसमें पहले स्टेप पे नहीं पहुंच पा रहे, या आपको कैसे गाइडेंस चाहिए एक माउंटेनियरिंग बनने की, कैसे आपको एक ग्रुप में शामिल होना है, क्या करना है, वो सब आप तरुण जी से तरुण जी आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। और आप कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप तरुण जी से सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि कैसे वो कोर्स कर सकते हैं और कैसे आप आगे जाके इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो तरुण जी, हमारा टाइम बस समाप्ति की ओर आ जी। चुका है। सेशन हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें थी जो अभी आधी रह गई हैं और हमारी ऑडियंस बहुत कुछ और जानना चाहती थी, और लेकिन हमारा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और हम अगली बार हो सकता है कभी दोबारा आपसे फिर मुलाकात करें और फिर आपसे हो सकता है कि आज से 5 साल बाद मिलें और कभी आपने तब तक बहुत कुछ और एक्सप्लोर कर लिया और क्या पता हम आने वाले कुछ टाइम में न्यूज़ में आपका नाम सुने कि आपके ग्रुप ने कुछ एक्सप्लोर किया है और इतिहास का कोई एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक तथ्य निकल के आया है। तो मैं ज़रूर ऐसे एक विश करती हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो आने वाले टाइम में। थैंक यू। और थैंक यू सो मच आपका, आज आप हमारे शो पे आए और आपने इतना कुछ डिटेल में बताया
कि कैसे आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं, कैसे इसे एक लाइवलीहुड बना सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपने इतिहास में से कुछ चीज़ें निकाल के ला सकते हैं जो दुनिया के सामने लाने पे आपका भी नाम रोशन हो सकता है और हमारे देश का भी नाम रोशन हो सकता है। जी जी, थैंक यू सो मच तरुण जी जी आज आपका शो पे आने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर। और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे शो को ज्वाइन किया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तरुण जी के चैनल को देखिए और अमृता देवी फाउंडेशन जो काम कर रही है उसमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। अगले संडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।